वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं दुनिया में, कुछ ऐसे रेगुलेटरी हेड्स हैं, और अगर वो किसी पब्लिक फोरम में कोई बात अगर बोलते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड या बिटकॉइन से रिलेटेड, तो वो दुनिया की एक इम्पॉर्टेंट खबर हो जाती है और उस न्यूज़ का पूरी की पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि यूएस के अंदर अभी भी कोई ब्लैक एंड व्हाइट में किसी तरीके की कोई रेगुलेशन नहीं है, और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे टिकी हुई हैं कि अमेरिका क्रिप्टो को लेके, डिजिटल एसेट्स को लेके किस तरीके का रेगुलेशन बनाएगा। हाँ, हम ये जानते हैं कि वहाँ पे जो फेडरल एजेंसीज हैं जैसे फिनसिन, एसईसी, सीएफटीसी, वहाँ पे अपने अपने तरीके से क्रिप्टो को डील कर रहे हैं, क्रिप्टो को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ एक वन सिंगल गाइडलाइन नहीं है अभी भी क्रिप्टो को लेके। लेकिन अभी जो गैरी गेंसलर ने जो रिसेंटली एक फोरम के अंदर अपनी स्पीच के दौरान जो पूरी क्रिप्टो को डेडिकेटेड थी, उसके दौरान जो बातें कही हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें से हमें कुछ क्लूज मिलते हैं। और हमने देखा कि उस उन क्लूज का, उस स्पीच का कहीं ना कहीं मार्केट पे ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है, स्पेशली बिटकॉइन पे। तो क्या उन्होंने ऐसी बात करी अपनी स्पीच में? कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्लूज थे, और कौन सी वो बात थी जो कि मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हो सकता है कि ये जो स्पीच है ये हिस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर, डिजिटल एसेट की हिस्ट्री के अंदर यादगार रहेगी, क्योंकि इस स्पीच के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं जो इंटेंशन है अपनी, और जो एसईसी की इंटेंशन है, और जो जो गवर्नमेंट के गलियारे में जो जिस तरीके की बातचीत या विचार चल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वो कहीं ना कहीं सामने आ गए। इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने बोला कि ये जो स्पीच है ये उनकी पर्सनल राय है। तो जब इतना बड़ा आदमी कोई अपनी पर्सनल राय भी कहीं ओपन फोरम में रखता है, तो उसकी बातों का फिर भी मतलब निकाल लिया जाता है कि इंडस्ट्री के लिए। तो उनके जो स्पीच बहुत लंबी थी, लेकिन उनकी स्पीच के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्लूज थे, मैंने उसको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में बनाया है, और पीपीटी फॉर्म में मैं आपको अभी शो करता हूँ कि कौन से वो क्लूज थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए, और जिस आपको ये एंड तक देखना चाहिए। तो मैं आपको वो पीपीटी शो करता हूँ। तो अगर आप ये देखें, गैरी गेंसलर के मैंने क्लूज को कवर किया है, राइट। क्लू नंबर वन जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली है, कैरी गेंसलर ने जब अपनी स्पीच की शुरुआत करी, तो उन्होंने बिटकॉइन के बारे में बात करी, उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में बात करी। तो उनकी स्पीच में सबसे पहला जो क्लू उन्होंने बोला कि सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन को इन्वेंट किया तो उसने दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी। दो पहेलियां थी जिनको उसने सॉल्व करने की कोशिश करी। एक, कि कैसे वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेट पे विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनी इंटरमीडियरी, ये किसी पे ट्रस्ट किए बगैर आप वैल्यू को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं किसी सेंट्रल इंटरमीडियरी पे ट्रस्ट किए बगैर। और किस तरीके से आप जो डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम है, जो एक एक टोकन को, एक वैल्यूएबल डिजिटल टोकन को एक डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम से आप कैसे बचा सकते हो। तो ये दो प्रॉब्लम्स जो थी वो सतोशी नाकामोटो ने सॉल्व करी। सतोशी नाकामोटो से पहले भी बहुत कोशिशें हो रही थी कि इस तरीके से कोई ऐसा डिजिटल टोकन बनाने की कोशिशें और बहुत लोगों ने करी, लेकिन वो फेल इसलिए हो गई कि कोई भी सतोशी नाकामोटो से पहले ऐसी चीज नहीं बना पाया कि जिसमें सेंट्रल इंटरमीडियरी की जरूरत ना पड़ी हो। सतोशी नाकामोटो से पहले जितनी भी इन्वेंशन हुई, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सेंट्रल इंटरमीडियरी की जरूरत पड़ी। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सतोशी नाकामोटो को, जिस बात को गैरी गेंसलर ने एक्नॉलेज किया अपनी स्पीच के अंदर। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि गैरी गेंसलर को ऑलरेडी इतनी नॉलेज है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के ऊपर
कि उन्होंने एमआईटी के अंदर जो कोर्स किया है, जो उन्होंने प्रोफेसर थे बेसिकली, और जो उनकी एजुकेशन थी वो फिनटेक में थी, तो उन्होंने अपने प्रोफेसर जो वो थे एमआईटी के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी है यूएस की और पूरी दुनिया में मशहूर है, तो वहां पे वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के कोर्स भी पढ़ाया करते थे स्टूडेंट्स को। तो इसलिए उनको सतोशी, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ये इन सब की बहुत नॉलेज है। तो ये पहला क्लू था कि ही न्यू कि इवेंचुअली सतोशी ने कौन सी वो दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करी और बिटकॉइन कौन सी वो दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नंबर टू, क्लू नंबर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लू। इसमें उन्होंने ये बोला है कि बहुत ज्यादा हाइप है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरीके से इसके अंदर जो हाइप है, स्पेकुलेशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक्सट्रीम पे है। लेकिन उनके हिसाब से जितना उन्होंने इस इंडस्ट्री को समझा, उसमें सतोशी नाकामोटो की जो इनोवेशन है वो रियल है, राइट। एंड जो अगली लाइन है आप वो देखो कि Satoshi Nakamoto's innovation is real. Further, it has been and could continue to be a catalyst for change in the fields of finance and money. तो जो सतोशी नाकामोटो का जो विजन था, जो सोल्यूशन था, वो एक्चुअली में रियल था। उसका कोई बेस था, जैसे कि मैंने पिछले क्लू में बताया कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि वो डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम और किस तरीके से वैल्यू को आप ट्रांसफर कर सकते हो इंटरनेट पे, ब्लॉकचेन पे, बिना किसी सेंट्रल इंटरमीडियरी पे रिलाय किए। तो ये उन्होंने एक्नॉलेज किया और इसीलिए उन्होंने कहा कि सतोशी नाकामोटो की जो इनोवेशन है वो रियल थी और वो काफी बड़ा रोल प्ले करेगी इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड मनी। तो ये क्लू नंबर टू था कि उनका जो नजरिया एज सच बिटकॉइन के प्रति। क्लू नंबर तीन, काफी सारे लोग गैरी गैंसलर को, क्योंकि क्रिप्टो की बहुत नॉलेज है और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को वो एज अ प्रोफेसर पढ़ाते थे, तो उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो क्रिप्टो के लिए बहुत कुछ करेंगे और बहुत फिर क्रिप्टो फ्रेंडली एसईसी के चेयरमैन जब वो बने थे तो काफी क्रिप्टो कम्युनिटी में हाई हल्ला हुआ था कि, और बहुत एक्साइटमेंट थी कि चलो एक क्रिप्टो फ्रेंडली एक आदमी आया, एक चेयरमैन आया, तो क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो जहां तक बात होती है टेक्नोलॉजी की, जब पॉलिसी मैटर में टेक्नोलॉजी को लेके वो न्यूट्रल है, राइट। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि एज अ पर्सनली वो एमआईटी गए इसलिए थे कि वो टेक्नोलॉजी को समझना चाहते थे और टेक्नोलॉजी का किस तरीके से फाइनेंस में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, किस तरीके से वो फाइनेंस को ग्रो कराने में हेल्प कर सकता है। तो जहां तक बात टेक्नोलॉजी की है, पर्सनल बेसिस पे ही लव्स टेक्नोलॉजी, ही लव्स टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। बट जब जहां तक बात आती है पॉलिसी मैटर की, और पॉलिसी में मैटर में जब टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसको लेके वो न्यूट्रल है। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि लोग ये ना सोचें कि मैं क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को पढ़ाता था या मेरी बहुत नॉलेज थी तो मैं कोई क्रिप्टो फ्रेंडली या क्रिप्टो की तरफ रुझान मेरा ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है। मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ, मोटा मोटा उनका ये समझाने का पर्पस था, तो मैं जिस पोजीशन पे हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी को लेकर न्यूट्रल हूँ और पब्लिक पॉलिसी भी मेरी प्रायोरिटी है, जिसके पब्लिक पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा गोल है जो वो अचीव करना चाहते हैं, कि खासकर क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि नई इवॉल्विंग एक स्पेस है, इसके अंदर उनका जो अल्टीमेट गोल है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, और उसको लेके उनकी पूरी जो पॉलिसी है वो इस पे फ्रेम करना चाहते हैं। तो ये क्लू नंबर तीन था। क्लू नंबर चार, क्लू नंबर चार में अगर आप देखो तो उन्होंने बोला, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन डिजिटल स्केयर्स स्पेकुलेटिव स्टोर ऑफ वैल्यू, दैट्स फाइन. Good faith actors have been speculating on the value of gold and silver for thousands of years. Right now, we just don't have enough investor protection in crypto. ये important line है। तो बेसिकली उन इसका गैरी गैंसलर का ये मानना है, जो चेयरमैन है एसईसी का, कि क्रिप्टो स्पेस के अंदर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इस जो इस हाइप के अंदर और जिस तरीके से क्रिप्टो एक जिस तेजी से ग्रो किया है, इसके अंदर ये जरूरी है
कि कहीं ना कहीं जो गैरी गेंसलर की जो प्रायोरिटी है, और उन्होंने पूरी तरीके से हिंट दिया है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इज इज टॉप प्रायोरिटी इन क्रिप्टो. सो समवेयर ही डिडंट सेड कि क्रिप्टो को बैन करना है, क्रिप्टो को बंद करना है या क्रिप्टो को एबॉलिश करना है. हिज ओनली कंसर्न इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, और उसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे एज अ एसईसी चेयरमैन, ही विल डेफिनेटली टेक दैट. सो ये कहीं ना कहीं क्लू नंबर 4 में उनकी प्रायोरिटीज क्लियर दिख रही है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के चीजें नहीं है क्रिप्टो में. उसके बाद क्लू नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से आपको एक अंदाजा हो जाएगा. सो बेसिकली क्या है, वो ये कह रहे हैं कि काफी सारे जो टोकन्स हैं वो एज अ सिक्योरिटीज इशू होते हैं, राइट. और सिक्योरिटीज बेसिकली उनका ही कहना है कि बिटकॉइन के अलावा, या एग्जैक्टली उन्होंने ये तो नहीं बोला कि बिटकॉइन के अलावा, बट कहीं ना कहीं गैरी गेंसलर कन्विंस दिखे अपनी स्पीच में भी. उन्होंने जिस तरीके से बात करी बिटकॉइन को लेके, तो ये क्लियर लगता है कि गैरी गेंसलर इज आल्सो कन्विंस कि बिटकॉइन सिक्योरिटी नहीं है. बट उसके अलावा गैरी गेंसलर का कहना है कि देयर एक्चुअली यू नो देयर आर मेनी टोकन्स ऑफर्ड एंड सोल्ड एज सिक्योरिटीज, राइट. और उनका ये कहना है कि सिक्योरिटीज को लेके 1930s में से लेके अभी तक क्लियर लॉ है, सिक्योरिटीज लॉ है, और जिसमें काफी सारी चीजें ऑलरेडी कवर होती हैं. तो उनका ये कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है. कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिक्योरिटी कहलाता है जब अ पर्सन इन्वेस्ट हिज मनी इन अ कॉमन एंटरप्राइज एंड इज लेड टू एक्सपेक्ट प्रॉफिट्स ओनली फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ द प्रमोटर और अ थर्ड पार्टी. तो इनका कहने का मतलब है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से सेल होता है कि आप जो है, आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट या टोकन आपने लिया, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जिस कंपनी ने आपको वो टोकन दिया, या जिस 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 कंपनी का वो टोकन है, अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस कंपनी के लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे. अब आप उनकी मेहनत पे डिपेंडेंट हो कि वो किस तरीके से काम करेंगे और कंपनी को ग्रो करेंगे, और किस तरीके से आपका जो वो टोकन है या इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉफिटेबल होगा. तो ये बेसिकली अगर इस तरीके की एक्सपेक्टेशन है, तो ये डेफिनेटली एक सिक्योरिटी है. इसके लिए कोर्ट ने ऑलरेडी एक हावे टेस्ट है, जिस हावे टेस्ट के थ्रू एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट को गुजरना होता है, उसका टेस्ट होता है. अगर वो पास कर जाता है तो वो सिक्योरिटी नहीं है, अगर वो फेल कर जाता है तो दैट टर्न्स आउट टू बी सिक्योरिटी. एंड कहीं ना कहीं हमने क्रिप्टो के अंदर देखा है कि काफी सारे जो फाउंडर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो टोकन को लॉन्च करते हैं, फिर टोकन को आईसीयू में हमने देखा है कितने टोकन्स को फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. आप उन टोकन्स में इन्वेस्ट करते हो, फिर आप इंतजार करते हो कि किस तरीके से जो उनके फाउंडर्स हैं वो उस पे मेहनत करेंगे, प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और अगर उनकी स्किल्स पे आप जब डिपेंडेंट होते हो कि जब वो परफॉर्म करेंगे तो टोकन की वैल्यू बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा. तो अगर आप इस तरीके से अगर आप बेंचमार्क को पकड़ोगे तो 90% अगर क्रिप्टो मार्केट में देखेंगे तो मैक्सिमम जो है वो सिक्योरिटीज हैं. वही गैरी गेंसलर का कहना है कि काफी सारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सिक्योरिटी के की डेफिनेशन में फॉल करेंगे. उसके बाद गैरी गेंसलर का ये भी कहना है कि जो डिफाई प्लेटफॉर्म है जिस तरीके से तेजी से ग्रो किया है, तो ये भी इसके अंदर भी लेंडिंग है, और 24/7 चलता है, और इसके अंदर भी काफी सारे टोकन्स हैं वो एज अ सिक्योरिटीज हैं. और डिफाई प्लेटफॉर्म भी सिक्योरिटी के डेफिनेशन में फॉल करेगा. प्लस उनका ये भी कंसर्न है कि काफी सारे जो अमेरिकन हैं वो वीपीएन को यूज करते हैं, और कुछ ऐसे टोकन्स हैं और एक्सचेंजेस हैं जो यूएस के लिए ओपन तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अमेरिकन जो हैं वो उन टोकन्स के अंदर डील कर रहे हैं. काफी सारे इंटरेस्ट बेयरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सिक्योरिटीज में आते हैं. तो डीफाई प्लेटफॉर्म को लेके भी उन्होंने कंसर्न शो किया, और कहीं ना कहीं गैरी कैंसलर का ऐसा लगता है कि वो डिफाई को लेके भी ही इज कंसर्न्ड. एंड आई think somewhere he considers that maximum tokens in the DeFi sector are also there as securities. तो ये एक क्लू नंबर 6 में पता लगा. क्लू नंबर 7 में एज पर गैरी गेंसलर, स्टेबल कॉइन्स आर आल्सो, दे आल्सो फॉल अंडर समवेयर अंडर द पैराडाइम ऑफ सिक्योरिटीज. उनका मानना है कि स्टेबल कॉइन्स भी सिक्योरिटीज है एक तरीके के, क्योंकि जो स्टेबल कॉइन्स की जो बैकिंग है
तो कई स्टेबल कॉइन्स की बैकिंग यूएस डॉलर है और साथ में कुछ ऐसे इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो खुद में सिक्योरिटीज है। तो अगर कोई स्टेबल कॉइन जिसकी बैकिंग एक सिक्योरिटी से है, तो अल्टीमेटली वो स्टेबल कॉइन भी एक सिक्योरिटी हो जाता है। तो स्टेबल कॉइन पे भी खास इन्होंने एक गैरी गेंसलर की नज़र है और स्टेबल कॉइन्स की इम्पोर्टेंस और ग्रोथ को भी उन्होंने बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में समझाया कि किस तरीके से स्टेबल कॉइन ग्रो कर रहे हैं। मैक्सिमम क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो स्टेबल कॉइन्स में हो रही है। तो स्टेबल कॉइन्स को भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये हिंट दिया कि SEC thinks that stable coins are also kind of a security। तो ये क्लू नंबर 7 था। और क्लू नंबर 8 जो है वो ये कह रहा है कि ये जितने भी ETFs हैं और उनको ये कहना है कि करीब उनके पास काफी सारे ETFs की एप्लीकेशन आई हुई है और यहाँ उसने गैरी गैंसलर ने पॉजिटिविटी शो करी है कि हो सकता है कि वो बिटकॉइन का ETF अप्रूव कर दे। और खासकर वो ETFs जो कि जो बिटकॉइन फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी हो सकता है। आई थिंक समवेयर गैरी गेंसलर हैज गिवन अ हिंट दैट अ बिटकॉइन ETF विल बी अप्रूव्ड सूनर और लेटर, जिसकी वजह से ही बिटकॉइन के अंदर आप पुश देख रहे हो। और काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं कि गैरी गेंसलर के इस कमेंट के बाद, और जो सबसे पहले जो उसने सतोशी नाकामोतो की विजन को रियल बताया, बिटकॉइन के बारे में बताया कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, बिटकॉइन के बारे में बताया कि वो बिटकॉइन के ETF को लेके ही वो साउंडिंग पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन की जो कम्युनिटी है और बिटकॉइन के अंदर एकदम अचानक जो स्पाइक आप देख रहे हो, और आने वाले टाइम में भी आप जो स्पाइक देखोगे, अभी तो ये शुरुआत है क्योंकि ये न्यूज़ की जो एनालिसिस है वो लोगों तक पहुंच रही है। तो जिस तरीके से बिटकॉइन के अंदर अब आप मूवमेंट देखोगे कि गैरी गेंसलर का जो एक पर्सपेक्टिव है कि बिटकॉइन इज नॉट अ सिक्योरिटी, तो आई थिंक ये सारी चीजें बिटकॉइन के लिए एक बहुत बुलिश चीजें बनाती हैं, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। सो दिस वाज इट। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव आपको यही था बताने का कि क्या गैरी गेंसलर की जो पूरी स्पीच थी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। देखिए, गैरी गेंसलर बहुत बड़ी पोजीशन है, SEC है, SEC का चेयरमैन है। वो जो सोच रखता है अल्टीमेटली वो चीजें वैसी की वैसी ही निकल के आएंगी, आगे शेप करेंगी किस तरीके से लॉ फॉर्म होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इतनी सारी उसने फोकस अगर ऑल्ट कॉइन्स पे फोकस किया एज अ सिक्योरिटीज, तो ये एक तरीके का एक अब सिक्योरिटीज की लॉ ऑलरेडी बहुत स्ट्रिंजेंट है और काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स अगर उस डेफिनेशन में फॉल करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें यूएस की मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। और जो यूएस के जो कस्टमर्स हैं, जो जो यूएस के जो क्लाइंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो सिक्योरिटीज के अंदर ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो उस डेफिनेशन में फॉल करेंगे तो उनके अंदर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब काफी सारे टोकन्स अगर SEC के पास रजिस्टर करते हैं तो जो SEC की कंडीशंस हैं वो अलग से डिफाइंड है, तो वो कई ऑल्ट कॉइन्स जो हैं उसको बेयर नहीं कर पाएंगे। जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी फर्म्स हैं, जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, मे बी दिल ट्राई टू गेट अ SEC, अपने आप को SEC के पास रजिस्टर करके, एंड दे माइट फॉर लॉन्च देयर सिक्योरिटी टोकन्स मे बी। बट आई थिंक जो अल्टीमेट जो इफेक्ट ये आएगा कि काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स हैव टू मूव आउट ऑफ यूएस मे बी, एंड जो यूएस के नेशनल्स हैं दे वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट। एंड ऑब्वियसली जब ये होगा तो उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर काफी वॉल्यूम के अंदर गिरावट देखी जाएगी और काफी जो उनका ग्रोथ पोटेंशियल है उस पर काफी क्वेश्चन मार्क लगेंगे। सो ऑल इन ऑल आई विल से कि गैरी गेंसलर की जो व्यूज हैं वो आप तक आपको पता लग ही गए होंगे। और बिटकॉइन के लिए को लेके कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी बुलिश हैं, एंड ही हैज इन हिज एंटायर स्पीच साउंडेड अ लिटिल पॉजिटिव। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये एनालिसिस पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और अगर आपने बेल बटन नहीं दबाया तो प्लीज बेल बटन दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
With this thought, thank you very much.